दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री किसी भी मुल्क के स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए लाजिम व मलजूम है। ये प्राइमरीली ममालिक को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने में मदद देती हैं, मगर ज़रूरत पड़ने पर इंटरनल थ्रेट से भी नबर्दाज़मा होती हैं। मगर क्या आपने कभी गौर किया कि क्यों चंद ममालिक में मिलिट्रीज इस कदर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि उन्हें स्टेट विद इन स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, बल्कि चंद ममालिक की एग्जाम्पल में तो ये स्टेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। आज हम मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिलेशन की थेरीज, मुख्तलिफ थेरिस्ट्स और हिस्टोरिकल एविडेंस की बेस के ऊपर इन रीजंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलिट्री के स्टेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने की पहली रीज़न, किसी भी मुल्क की इंडिपेंडेंस में मिलिट्री का रोल हुआ करता है। अगर कोई मुल्क आर्म्ड स्ट्रगल के रिजल्ट के तौर पर वजूद में आए तो उसमें मिलिट्री हमेशा स्ट्रॉन्ग हुआ करती है, और इसके नतीजे के तौर पर या तो मिलिट्री टेम्पररी केयर टेकर के तौर पर उस मुल्क का निज़ाम संभाल लेती है, या फिर उस मुल्क पर पूरी तरह से मिलिट्री रूल आ जाता है। मिसाल के तौर पर 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में मुक्ति बाहिनी की गोरिल्ला आर्मी ने अहम किरदार अदा किया था, लिहाजा वहाँ जनरल ज़ियाउर रहमान के अंदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट का क़याम हुआ, जिसने के लेटर ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पावर्स ट्रांसफ़र की। इसके बरक्स म्यांमार की आर्मी ने भी म्यांमार की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। म्यांमार की आर्मी ने 1958 से 62 तक इनडायरेक्टली म्यांमार की हुकूमत को कंट्रोल किया, मगर 1962 में मिलिट्री कू के ज़रिए से वहाँ हुकूमत कायम की, जो 2011 तक कायम रही। इस तरह ये दो एग्जाम्पल्स किसी भी मुल्क की इंडिपेंडेंस में आर्मी के रोल और सब्सीक्वेंटली उसके स्ट्रेंथ को डेमोस्ट्रेट करती हैं। आर्मी के स्टेट से स्ट्रॉन्ग हो जाने की दूसरी रीज़न सिविल वॉर और फ्रेगमेंटेड स्टेट अथॉरिटी है। सिविल वॉर और क्योस में आर्मी का रोल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंतहाई अहम हो जाता है, और इसके बाद पैदा होने वाले पावर वैक्यूम को भी आर्मी बहुत इफेक्टिवली रिप्लेस करने की कुव्वत रखती है। इसलिए थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द हिस्ट्री हम ये पैटर्न देखते हैं कि हर सिविल वॉर के बाद गवर्नमेंट में आर्मी का रोल बढ़ जाता है, जो कि ग्रेजुअली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वीक होता चला जाता है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली अगर हम सीरियन सिविल वॉर और सूडान की सिविल वॉर की एग्जाम्पल लें, तो इन दोनों सिविल वॉर्स में मुख्तलिफ आर्म्ड ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग और वीक होते रहे हैं, मगर बदकिस्मती से इन दोनों ममालिक में ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आर्मी और आर्म्ड ग्रुप्स की अहमियत और ताकत कम नहीं हुई। इसीलिए स्टेट वही जत्था या वही ग्रुप डिफाइन करता है जो कि पावर में आ जाए। लिहाजा मिलिट्री की इंपॉर्टेंस स्टेट से ज़्यादा होने की वजह से मिलिट्री इन दोनों ममालिक में ताकत का सरचश्मा रहती है। इसके बाद अगर हम तीसरी रीज़न देखें तो वो है मिलिटराइजेशन ऑफ स्टेट। इस बात को आसानी से समझने के लिए हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी रियलिज्म को अप्लाई करते हैं। रियलिज्म के मुताबिक किसी भी स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट सर्वाइवल होता है, और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करती है। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के ऑथर जॉन मेयरशैमर के मुताबिक इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाज़ ममालिक में पावर डायनामिक्स इस तरह से बदलते हैं कि आर्मीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और ग्रेजुअली वो स्टेट्स को इस पॉइंट पर कन्विंस कर लेती हैं कि स्टेट का सर्वाइवल मिलिट्री के बगैर नहीं हो सकता। लिहाजा मिलिट्रीज स्टेट विद इन स्टेट बन के पावर डायनामिक्स एंजॉय करती हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल के तौर पर टर्किश आर्मी को लिया जा सकता है। टर्किश आर्मी ने कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन यानी कि मुहाफिज होने का रोल अदा किया, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बेस बनाकर मल्टीपल टाइम्स इंटरवीन करती रही। गवर्नमेंट्स का सर्वाइवल सिर्फ इस चीज़ में था कि वो टर्किश आर्मी के जर्नल्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। इसी तरह चौथी एग्जाम्पल इकोनॉमिक कंट्रोल और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। आर्मी स्टेट इंस्टीट्यूशन होने की वजह से अपनी फंडिंग के लिए
हमेशा गवर्नमेंट पर इन्हिसार करती है। मगर जो आर्मीज अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने में कामयाब हो जाएं या फिर ऐसे ज़राए पैदा कर लें जिनकी वजह से उनकी डिपेंडेंस गवर्नमेंट पे कम हो जाए, तो ऐसी आर्मीज हमेशा स्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाया करती हैं। इसकी प्राइम एग्जाम्पल के तौर पर यूएस आर्मी और पाकिस्तान आर्मी को प्रेजेंट किया जाता है। यूएस आर्मी की इम्पोर्टेंस और ताकत जंग के बगैर अधूरी है। इसी वजह से यूएस आर्मी ने पिछले 2 डेकेड्स में 2 मेजर वॉर्स और कई माइनर वॉर्स लड़ी, और हर वॉर में यूएस आर्मी हमें यूएस गवर्नमेंट पर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए नजर आई, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बेसिकली एक वॉर इकोनॉमी है। जंग के दौरान यूएसए की मुख्तलिफ कंपनीज हथियार बनाती और बेचती हैं, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी को हमेशा फ़ायदा होता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमी यूएसए की रही, और यही वजह यूएसए के सुपर पावर बनने में एक अहम वजह बनी। इसके बाद अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी को मुल्क में सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी 50 से ज़्यादा कमर्शियल एंटिटीज़ ओन करती है और इससे बिलियंस ऑफ रुपीज़ का बिजनेस जनरेट करती है। पाकिस्तान आर्मी के बिजनेसेस 2 एंटिटीज़ के थ्रू चलाए जाते हैं, जिनमें फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट शामिल हैं, और आर्मी के तहत चलने वाला कोई भी बिजनेस लॉस में नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ऐसा करने की अपनी रीजंस प्रोवाइड करती है, जैसा कि उनके मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान आर्मी के ओरिजिनल बजट का वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए ऐसे बिजनेसेस क्रिएट करके पाकिस्तान आर्मी अपने वेलफेयर और नॉन कम्बैटेंट बजट को मैनेज करती है। मगर ऐसा करना पाकिस्तान आर्मी को स्टेट विद इन स्टेट तो बना देता है, और कहीं ना कहीं दूसरी बहुत सारी वजूहात के साथ मिलकर स्टेट पर आर्मी इन्फ्लुएंस की वजह भी बनता है। तो दोस्तों, ये थी वो रीजंस जिसकी वजह से कोई भी आर्मी स्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टेट विद इन स्टेट बन सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका इजहार करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।